हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है जो स्टार्टिंग से है, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। इससे हम सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करने होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्लास 12 केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से मैंने स्टार्ट किया है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करने जो मैं बताने वाला हूं, और जो आगे के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो भी आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? कि जो ठोस होते हैं उनका आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जो ठोस होते हैं वो आपस में उनके बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, ठीक है ना। आपस में ऐसे सटे हुए रहते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी संरचना में कठोरता के कारण आयतन बनाए हुए रखते हैं। मतलब इनकी जो संरचना होती है वो कठोर होती है, इसलिए ये आयतन बना के रखते हैं। क्योंकि अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम या सूक्ष्म होता है। अणुओं के बीच स्थान क्या होता है? बहुत ज्यादा कम होता है। और साथ ही इनका जो आयतन है वो नहीं बदल सकता। तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए ठोसों का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो मैंने बताया ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, क्योंकि ये संरचना में कठोरता के कारण ये आयतन बना के रखते हैं और इनके अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम या ना के बराबर होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी, जो अणु अपने स्थान से निकल जाता है वहां पर रिक्तियां बन जाती हैं, वो भी देखेंगे। लेकिन जिससे दाब लगाकर इनका आयतन नहीं बदला जा सकता, यानी हम इसको प्रेशर लगाएं इन पर तो वो आयतन नहीं बदल सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को सुपर कोल्ड क्यों माना जाता है? हमको ये पता है कि जो ठोस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कांच हो गया, बट कांच के लिए अलग अलग से विशेष स्थितियां हैं। हमको ये पता है कि ठोस होने पर भी जो कांच होता है वो अतिशीति द्रव माना जाता है। भाई, कांच क्या है? ठोस है, लेकिन फिर भी हम उसको सुपर कोल्ड यानी अतिशीति द्रव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह द्रवों के कुछ लक्षण को व्यक्त करता है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो कांच होता है उसको अतिशीति यानी सुपर कोल्ड बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ठोस होने पर भी द्रवों के कुछ द्रव के कुछ लक्षण को व्यक्त करता है, यानी लिक्विड के कुछ इसके अंदर अभिलक्षण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यह पेंदे में थोड़ा मोटा होता है। पेंदे में क्या होता है? थोड़ा सा मोटा होता है, आपने देखा होगा। यह तभी संभव है जब यह द्रवों की तरह प्रवाहित हुआ। तो यह तभी संभव होगा जब यह द्रवों की भांति क्या हुआ हो? प्रवाहित हुआ हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर बोला गया है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं। तो व्याख्या कीजिए। तो सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं, जो आयनिक ठोस होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं और ठोस अवस्था में नहीं। जो आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? उन पर ठोस अवस्था भी पाई जाती है, उनमें गलित अवस्था भी पाई जाती है। आयनिक ठोस जब गलित अवस्था में आ जाते हैं तो वो अपने आयनों को प्रोड्यूस करने लगते हैं, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो जो इनके आयन होते हैं वो विद्युत धारा में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक ठोस का कंडीशन फेल हो जाती है, वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होते। इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते और ठोस अवस्था में नहीं होते। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं हम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 क्रॉस 10⁻⁻² किलोग्राम प्रति मोल है। यह 405 पिकोमीटर की लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्टिका यानी CCP घनीय एकक कोष्टिका बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि इसका घनत्व 2.7 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम पर मोल है तो घनीय एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या है? तो मैं आपने बहुत तरह के क्वेश्चन किए होंगे, इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा। एक एक कोष्टिका का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? रो इक्वल टू Z क्रॉस M ओवर
ए क्यूब क्रॉस, ठीक है ना, एन ए एवोगाद्रो संख्या क्रॉस 10⁻⁻30, ये आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या बताना है, एकक कोष्टिका की प्रकृति बनवानी है। तो एकक कोष्टिका की प्रकृति कौन बताता है, जेड बताता है, ठीक है। ये आपको पता है कि जो जेड होता है, ठीक है ना, जो जेड होता है वो बीसीसी के लिए, सॉरी, एससीसी के लिए कितना होता है, कमेंट करके बताइए। और बीसीसी के लिए कितना होता है वो कमेंट करके बताइए। और एफसीसी के लिए कितना होता है वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका जो आंसर आएगा वो घनीय कोष्टिका की प्रकृति यानी जेड की जो वैल्यू आएगी वो 3.99 जो अप्रोक्सीमेट होगी 4 के। तो आपको बताना है कि वो कौन सा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सिंपल क्यूबिक ये जो हमारे पास एससीसी होती है, सरल आदेकक कोष्टिका होती है, वहाँ पर जेड की वैल्यू 1 होती है। बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है। और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है। और ईसीसी के लिए ईसीसी का मतलब एंड सेंटर्ड क्यूब, ईसीसी के लिए 2 होती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एन आइसोट्रोपिक पदार्थ क्या है। एन आइसोट्रोपिक आपने पढ़ा होगा, जिसको एन आइसोट्रोपिक को बोलते हैं विषम देशिक किस में पाया जाता है, यानी एन आइसोट्रोपिक किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्रिस्टलीय ठोस में। तो यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है कि एन आइसोट्रोपिक पदार्थ क्या होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, एन आइसोट्रोपिक कहलाता है। तो आपको क्या लिखना है, क्रिस्टल के रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, तो पदार्थ का यह गुण क्या कहलाता है, एन आइसोट्रोपिक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं डोपिंग क्या है। तो आपको बताना है डोपिंग क्या है, कमेंट करके मुझको बताना है डोपिंग क्या है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में। आप किसी भी क्रिस्टल जालक में यदि हम अशुद्धियों को डाल देते हैं तो इस तरह का जो लक्षण होता है विद्युत धारा के लिए, चालक के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख लेना। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, कि एप केंद्र को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एप केंद्र। एप केंद्र आपको पता है एप केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं अरस समीकरणमितीय की, यानी नॉन स्टाइकोमेट्री की, जो नॉन स्टाइकोमेट्री होता है उसमें एप केंद्र हमको कहाँ पर मिलता है, धातु आधिक्य दोष में। क्योंकि दो ही प्रकार के दोष होते हैं नॉन आइसोकोमेट्री दोष, एक तो धातु आधिक्य दोष, एक धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष भी हमारे पास दो दोष होते हैं। पहला क्या होता है, ऋणायनी रिक्तिकाओं का दोष, और दूसरा क्या होता है कि अंतरकाशीय स्थानों में धातु धनायनों की अधिकता। तो ऋणायनी रिक्तिकाओं के दोष में एप केंद्र होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि क्रिस्टल जालक में क्या होता है, जो Cl आयन होते हैं, मतलब कोई भी यदि नेगेटिव आयन है वो अपनी जगह को छोड़ देता है, और उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है, तो उसको एप केंद्र बोलते हैं। और एप केंद्र क्या हमको देता है, कलर देता है, रंग देता है। जैसे NaCl का वहाँ पर कलर कैसा हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि संकुलन क्षमता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। SSC और यानी सिंपल सेंटर्ड क्यूब, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब, और PE मतलब SCC, BCC और FCC के लिए आपको PE ज्ञात करना। PP ज्ञात करने का मतलब आपको संकुलन क्षमता क्या है ये बताना है। और SCC के लिए, BCC के लिए, FCC के लिए आपको संकुलन क्षमता बताने कितनी कितनी परसेंटेज है, ठीक है ना। आपको पता है कि SCC के लिए कितनी होती है, बताओ मेरे को जरा, SCC के लिए कितनी होती है संकुलन क्षमता। SCC के लिए आप कमेंट करके बताना SCC के लिए कितनी होती है, ठीक है। वो होती है 52.4%। BCC के लिए कितनी होती है, BCC के लिए होती है 68%। और FCC के लिए कितनी होती है, FCC के लिए होती है 74%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना।
आगे हम बात कर लेते हैं, इसको प्रूफ के साथ करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बिंदु दोष क्या है, स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री बिंदु दोषों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट क्या है ये आपको बताना है, और स्टाइकोमेट्री और नॉन स्टाइकोमेट्री बिंदु दोषों के बीच अंतर। स्टाइकोमेट्री आपको पता है, ठीक है ना, जिसमें शॉर्टकट फ्रैंकल के बारे में हम बात करते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्री में आपको पता है किसके बारे में बात करते हैं, धातु आधिक्य दोष है ना, धातु न्यूनता दोष, उसमें बात करते हैं। यानी सीधा सा स्टाइकोमेट्री में क्या होता है कि दोष उत्पन्न, किसी भी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने से पहले जो आयंस होते हैं, जो संगठक कण होते हैं, उनका अनुपात समान रहता है दोष उत्पन्न होने के बाद भी। लेकिन नॉन स्टाइकोमेट्री में ऐसा नहीं होता, पहले अनुपात सेम रहता है, लेकिन जब नॉन स्टाइकोमेट्री बिंदु दोष उत्पन्न हो जाता है तो अनुपात चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। यदि आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इनका सॉल्यूशन आपके पास भेज दूंगा। तो एक घनीय ठोस है, ठीक है, दो तत्व पी और क्यू से बना है, मतलब एक क्यूबिक ठोस है, एक क्यूबिक सॉलिड है, उसके पास दो तत्व हैं, एक पी है एक क्यू है, उससे बना है। उसके बाद बोला गया है कि घन के कोनों पर क्यू परमाणु, घन के कोनों पर कौन है, क्यू परमाणु, और अंतःकेंद्र यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब पर पी परमाणु स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो इस यौगिक का सूत्र बताना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक घन के जो कोने हैं, यानी जो सरल या आध घनीय क्रिस्टल है या एकक कोष्टिका है, उसके लिए फोटो बनाई। हमको पता है इसके किनारों पर जो क्यूब परमाणु होते हैं, ये क्यूब परमाणु है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखो इसके कोनों पर, घन के कोनों पर 8 परमाणु है, ठीक है ना, घन के कोनों पर 8 परमाणु है। तो हमको पता है कि जब घन के कोनों पर 8 परमाणु है तो वो प्रत्येक कोनों के साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। और साझेदारी करने का आपको पता है कैसे रूल पड़े होंगे कि घन के 8 कोनों पर उपस्थित क्यू परमाणु का योगदान, घन के जो 8 कोने हैं उन पर उपस्थित क्यू परमाणु का योगदान क्या होगा, 1/8 क्रॉस 8 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। आगे 1 आ गया। इसके बाद उसने बोला है कि अंतःकेंद्र, तो अंतःकेंद्र में आपको पता है कोनों के साथ साथ कहां पर होते हैं, सेंटर पर होता है एक पी परमाणु। ये पी परमाणु कहां पर है, सेंटर पर। क्यू परमाणु कहां पर था, कोनों पर। तो घन के अंतःकेंद्र में उपस्थित पी परमाणु का योगदान आपको पता है, जब क्यूबिक के अंदर सेंटर में यानी अंतःकेंद्र की स्थिति में जब सेंटर पर होता है कोई भी परमाणु, आयन या अणु, तो हमको पता है कि वो अपने कोनों वालों के साथ वो क्या नहीं करता, शेयरिंग नहीं करता, शेड नहीं हो पाता। तो उसका योगदान केवल क्या रहता है, 1 का योगदान रहता है, एज इट इज ऐसा ही रहता है। तो P हमको कितना मिला, P भी हमको 1 मिला, ठीक है ना। Q भी कितना मिला, 1। तो 1:1 कितना आ गया हमारे पास, कैंसिल तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंपल अनुपात है। तो यौगिक का सूत्र P भी 1 है यहाँ पर और Q भी। तो आंसर क्या आया, PQ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या r हो, मतलब अष्टफलकीय जो रिक्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और साथ में फिर बोला गया है कि निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या r हो, तो r और कैपिटल R के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। आपने पढ़ा होगा चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां, पढ़ा होगा ना आपने, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां पढ़ा होगा। उसमें R रिक्त अपॉन कैपिटल R गोला, R रिक्त और कैपिटल R गोला, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसमें आपको पता है कि क्या क्या इसमें आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि अष्टफलकीय रिक्तों की त्रिज्या r हो तथा निविड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R हो तो स्मॉल r व कैपिटल R के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। सिंपल सी बात है। यदि मैं आपको क्यूबिक के लिए बताऊं तो क्यूबिक के लिए आपको पता है 0.155 होता है r/r का अनुपात, यानी त्रिज्य अनुपात इतना होता है। यदि सेकंड में आपको बताऊं घनीय, इसके लिए मैंने घनीय के लिए बता दिया आपको, ठीक है। यदि मैं आपको बताऊं चतुष्फलकीय के लिए क्या होता है, 0.225 होता है। और यदि मैं आपको बताऊं अष्टफलकीय के लिए क्या होता है, अष्टफलकीय के लिए होता है 0.414 r/r त्रिज्य अनुपात, ये होता है। तो आपको अष्टफलकीय के लिए प्रूफ करना है,
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सोटकी दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, अपकेंद्र क्या है और अंतरकाशी क्या है, एग्जाम्पल सहित परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको कर लेना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 13 पर। तो 13 में बोला गया है सोना है AU। सोना क्या है AU। परमाणु त्रिज्या कितनी है 0.144 नैनोमीटर। तो FCC में किस टिक करते हैं, मतलब कहने का ये है कि जो AU है, जो सोना है, उसकी परमाणु त्रिज्या यानी R दे दिया, वो FCC यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत है, उसके अंदर है। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है। तो कोर की लंबाई बताइए, सॉरी कोष्टिका की कोर की लंबाई बताइए। तो सीधा सीधा क्या पूछा भाई साहब इसने, ए पूछा है इसने। तो हमको पता है कि FCC के लिए, हमको क्या पता है, FCC के लिए क्या रिलेशन होता है, FCC के लिए रिलेशन होता है कि ए इक्वल टू क्या होता है, 2 अंडर रूट, एक सेकेंड, इक्वल टू क्या होता है 2 अंडर रूट R, ये होता है। यही तो होता है FCC के लिए, है ना, यही होता है। जब हम संकुलन क्षमता निकालते हैं तो यही आता है। तो देखो परमाणु त्रिज्या दे दी उसने 0.114 नैनोमीटर, मीटर में बदल लेना। तो हमको क्या पूछा, कोर की लंबाई यानी हमको A पूछा है। तो यहाँ R की वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पेपर पर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद एकक कोष्टिका और क्रिस्टल जालक को समझाइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2020 में भी पूछा गया। तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में, तो ये कर लो, तो बाकी आपको कोई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बट मैं जो बताऊंगा वो आपको करने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। SCC, BCC, FCC में विभेद बताइए। तो यानी सरल एकक कोष्टिका, ठीक है, और जो आपकी ये जो अंतःकेंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित कोष्टिका में विभेद बताना। ऐसे टेबल बनाकर बताना आपको विद डायग्राम। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आयनिक, सहसंयोजक और आणविक और धात्विक ठोस। हमको पता है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कितनी तरह से कर सकते हैं, 4 से। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यहां से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, तो आपको तैयार करके जाना है इसके सभी के सभी। आयनिक में कौन होते हैं, आयनिक में धनायन और ऋणायन कौन होते हैं, जो बंध बनाते हैं। सहसंयोजक में कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। आणविक में कौन होते हैं, अणु होते हैं। और धात्विक में कौन होते हैं, कोटर यानी कर्नेल या बोले जो छिद्र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, ये धात्विक ठोस में होते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं, आयनिक के लिए NaCl एग्जाम्पल है। सहसंयोजक के लिए आपका सिलिकॉन कार्बाइड है। आणविक के लिए आपका HCl हो सकता है, काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, और धात्विक ठोस के लिए तो आपके बहुत सारे होंगे, जितनी भी मेटल है वो सभी धात्विक ठोस में आ गई। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चतुष्फलकीय रिक्त और अष्टफलकीय रिक्त को चित्र के माध्यम से अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो चतुष्फलकीय रिक्त होती है, जो अष्टफलकीय रिक्त होती है, वो भी आप बताइए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। जो क्वेश्चन यदि आपसे नहीं होंगे तो मुझे बताना कमेंट करके, और व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन सर आप सेंड कर दो इसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है हद से ज़्यादा। अब इसके बाद आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद एक नए पेपर पे मैं चलता हूँ। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, देखो सबसे पहला आपका मॉडल पेपर, उसके सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन जितने मैंने क्वेश्चन बताए, ये A1 क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन इन्हीं में से ही पूछे जाते हैं, ये गारंटेड है। ठीक है ना, इसके बाद आपने मॉडल पेपर सभी कर लिए। अपने नोट्स सभी अपने नोट्स आपको पढ़ने हैं, सभी अपने नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। बस ये 2 काम, और रेगुलरिटी जब जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ केमिस्ट्री के टॉपिक पर। ठीक है ना, तो आपको मेरे साथ साथ अपना रिवीजन भी करते जाना है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, मॉडल पेपर चैप्टर 1 खत्म करो, उसका सीधा जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अपने नोट्स को तो आपने पढ़ ही लिया, तो और हमारी वीडियो को जितने भी हम इसमें क्वेश्चन करा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिखाई देगा। बाकी जो मैंने आपको बताया अपने नोट्स से पढ़िए, और मॉडल पेपर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप 2014 के बाद या 2015 के बाद
3-4 साल के पेपर ही लगा लीजिए, ठीक है। अपने नोट्स पढ़िए, मॉडल क्वेश्चन लगाइए और साथ में अनसोल्ड पेपर, ठीक है ना, मॉडल में बोल दिया मैंने, और साथ में जो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको ये पढ़िए, ठीक है। अब आगे बच्चों को एक क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि किसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर SCC की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ BCC, तीसरा मैं लिख रहा हूँ FCC, ये मैं लिख रहा हूँ। तो आप एक बात समझो जरा, पहले वाले के लिए मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, जो S है, जो C है, इसका समन्वय संख्या बताना। तो आप ना S को, S का S4 होता है सिंपल, तो ऐसा समझो कि जो सिंपल है वो तो सिंपल है ही है, उसको तो देखो ही ना, ठीक है ना। तो आप क्या देखो, इंग्लिश में भी देखना SCC ऐसे भी एग्जाम में आता है। तो जो S है वो तो सिंपल है, उसको तो देखो ही ना। C कितने नंबर पर आता है ABC में, ABC 3 नंबर पर आता है, तो 3 लिख दो इसके ऊपर, इसके ऊपर 3, तो 3 और 3 कितने हो गए 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, इसकी समन्वय संख्या कितनी, इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो गई 6। अब दूसरे बात पर बात करते हैं, BCC की उप संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। B के ऊपर 2 लिखो, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 3, क्योंकि AB 2 नंबर पर आता है, C 1 2 3 3 नंबर पर आता है, C भी 1 2 3 3 नंबर पर आता है। तीनों को ऐड कर दो, तो 3 और 3 6 2 8, तो इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका FCC। तो FCC की क्या होगी, FCC की उप संयोजन संख्या क्या होती है। F किस पर आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर आता है, तो नीचे 6 लिख दो ABCD में। C के नीचे 3 1 2 3 3 लिख दो, तो 6 3 9 3 12, तो FCC की कितनी होती है 12 उप संयोजन संख्या होती है। तो ये पूछे गए एग्जाम में आपके। आप याद रखना FCC की जो होती है वही CCP की होती है और वही HCP की होती है, ठीक है ना। याद रखना, FCC की भी वही, CCP की वही और HCCP की वही होती है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसकी इन तीनों की 12 होती है, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद और छोटी सी जानकारी मैं दे देता हूं आपको, जो चतुष्फलकीय रिक्त होती हैं, ठीक है, उसकी उप संयोजन संख्या 4 होती है। जो आपकी अष्टफलकीय होती है उनकी उप संयोजन संख्या 6 होती है, और जो आपकी अंतःकेंद्रित होती है BCC होती है उसकी तो मैंने 8 आपको बता ही दिया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये मेथड आपको समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको ये क्वेश्चन और हमारे द्वारा दिया गया मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के लिए यदि आपको ये चीजें समझ में आई हो, अच्छे क्वेश्चन लगे हो आपको, तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, कि मुझको अगले वाला चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाने हो, ठीक है ना। तो जब आप मुझको बताओगे तभी मैं अगले वाले चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन PDF बनाने में, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन यानी विलियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।